अच्छा, तो आज का टॉपिक है हमारा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग कॉस्ट के बारे में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो बिफोर दैट हमने कल जो पढ़ा था उसके कुछ एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद, किससे कंसर्न है? ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी ascertaining एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ऑप्शन डी ऑडिटिंग अकाउंट्स। तो अगर आपने कल ध्यान से पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो मेन फोकस रहता है वो है कि रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। सो ascertaining कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है इसका, कॉस्ट रेफर्स टू, कॉस्ट हम किसको कहते हैं? कल भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, और ऑप्शन डी क्या है? सी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से कौन है जो है ना कॉस्ट में, दैट इज कॉस्ट स्टेटमेंट, मतलब हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो फिलहाल अभी इसका जो क्वेश्चन था वो है, इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, याद रखो। विच गया कौन सा था? हो गया। चलो, विच कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है? फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, देन वेरिएबल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। बताओ जी। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहती है और सेमी वेरिएबल का कुछ पार्ट तो फिक्स ही रहता है और कुछ वेरिएबल होता है। व्हाट इज संक कॉस्ट, आज पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स कॉस्ट, इसमें से कौन सी है जो फिक्स कॉस्ट है? वेजेस फिक्स्ड नहीं होती। अपने पास ट्रेडिंग ऑन तो सबने पढ़ा था, आपको याद होगा। ट्रेडिंग ऑन के अंदर हम वेजेस रखते थे, वो डायरेक्ट थी, है ना, फिक्स नहीं होती। तो जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो अब जो ट्रेडिंग ऑन बनाते हैं उसके अंदर आती है, तो वेजेस उसके अंदर आती है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, पावर वेरिएबल है, रॉ मटेरियल वेरिएबल है। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी इसके अंदर? रेंट ऑफ फैक्ट्री। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन, किस चीज के लिए हेल्प करती है? ऑप्शन ए कॉस्ट कंट्रोल, प्राइस फिक्सेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों जाती है? ताकि हम अपना सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सके, ताकि हम क्या कर सके? डिसीजन ले सके क्या करना और क्या नहीं करना। सो डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इसमें से कौन सा है जो कॉस्टिंग का मेथड नहीं है? जॉब कॉस्टिंग, खैर ये आपको नहीं पता चलेगा, इसको आप स्किप कर दो। आंसर मैं दे देता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नॉट अ मेथड। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, इसको हमें पढ़ना है। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड जितनी भी वेरिएबल, कल भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जितनी भी, उनका जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल जो है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल, कौन सी कॉस्ट है जो टोटल में सेम रहती है? ऑप्शन ए वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स या मार्जिनल। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा टोटल में
सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट और वेरिएबल का क्या था, टोटल में चेंज होती है और कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये भी आज हमने पढ़ना है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। आपको पता है क्या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के एलिमेंट, कॉस्ट किस किस चीज की बनती है, मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है और अदर एक्सपेंस भी होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द, इसके बारे में आज हमने पढ़ना भी है वैसे। नेक्स्ट, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड, इसके बारे में पढ़ना है, वैसे किस चीज के लिए बनाई जाती है, ऑल ऑफ द अबव। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है या फ्लक्चुएट होती है वेरिएबल कॉस्ट। अभी आप जोर शोर से आंसर दे रहे थे भाई इसका, कांस्टेंट रहती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो क्या है पर यूनिट पूछा, कांस्टेंट रहती है, और फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है, उल्टा है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी सेम रहती है, सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो कॉल्ड, इसको भी आज हम पढ़ने वाले, फिलहाल बता सकते हो, प्राइम एक्सपेंसेस कहते हैं, वे भी आज हम पढ़ेंगे। तो दो तीन ऐसे थे जो आज हमने पढ़ने हैं। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट, किस चीज के लिए कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, यस, कॉस्ट रिड्यूस होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और वेस्ट को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सो डी इज द राइट आंसर। और कोई, चलिए इतना ही। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले कॉस्ट क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेकिन इससे पहले अब आज है फ्राइडे, अच्छा एक ही पीडीएफ चाहिए आपको, अलग अलग टॉपिक है, बनवा देंगे जी एक ही, मैं तो सोच रहा था सारे हो जाए एक बार तो एक पीडीएफ बना देंगे, चलिए कोई नहीं मैं बोल दूंगा। अच्छा अब ना मंडे से आपकी क्लास रहेगी 1.5 घंटे की, ठीक है। उस 1.5 घंटे में हमने क्या करना है, पहला आधा घंटा जो रहेगा हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, पुराने जितने टॉपिक हम कर चुके हैं ना डेली उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पहले आधे घंटे, कम से कम 25 से 30 एमसीक्यूज हम कोशिश करेंगे डेली, और फिर 1 घंटे की क्लास रहेगी आपकी जो हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं। तो अब आपका सिलेबस की बात करूं तो अगले 2 या 3 दिन में ये खत्म कर दूंगा, 3 या 4 दिन में। इसके बाद आपका टैक्स है, भगवान जाने कितने दिन लगेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि 8-10 दिन में खत्म हो जाए, है तो वैसे 2-3 महीने का, तो 8-10 दिन में कोशिश करेंगे टैक्स खत्म हो जाए। उसके बाद जो टॉपिक बचेंगे ना वो 1-1, 2-2 दिन के, तो आप ये समझ लो कि आपका अभी तक लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट है, 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट है, और अब और 20 दिन और 22 दिन और खत्म, ठीक है। फिर हाँ टाइम ये रही, क्यों, मेरे लिए खुद भी कंफर्टेबल नहीं है यार, भागना पड़ता है, सुबह वॉक पे नहीं जा पाता और आपको उठा नहीं जाता। लड़कियों को नींद ज्यादा प्यारी होती है, कि है कि नहीं, मेरी बेटी है वो भी उठती नहीं है 11-12 बजे से पहले, तो उठने की दिक्कत तो खैर सबको ही है, लेकिन आगे आगे तो गर्मी हो जानी है, उल्टा फोकस और जल्दी कर दो। कितने बजे कर दो, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे रात को घर जाता हूँ, 9 बजे। अब तुम चाहते हो मैं इधर ही सो जाऊं? चलो, तो मॉर्निंग, तो हम जब ये खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद जो टॉपिक आपको थोड़े मुश्किल लगे, जैसे आपने लास्ट एक टॉपिक किया पार्टनरशिप, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब आपने एमसीक्यूज किए, है ना, अब उसका उल्टा समझ लो, तो वो टॉपिक मैं आपको दोबारा करवाऊंगा एक बार, और फिर आपको जो लगेगा वो टॉपिक मैं आपको दोबारा डिटेल में करवा दूंगा। तो इसलिए आप ये मत समझना कि मैं 20 दिन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद मैं टाटा बाय बाय करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस हो सकता है रिड्यूस हो जाए, जैसे हफ्ते में 5 या 6 दिन होती है, हो सकता है 3 दिन हो जाए, लेकिन होंगी जरूर, ठीक है। चलिए जी, करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो हमने बात की थी कि जो पूरी ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें हमें मेनली क्या करना है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है और फिर कॉस्ट को हमें कम भी करना है विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी, है ना। अब सबसे पहले बात की, कॉस्ट किस चीज से बनती है, क्या है कॉस्ट। हमने बात की थी कि जो पैसा हम खर्च करेंगे किसी चीज को खरीदने में,
या किसी सर्विस को लेने में, उसको हम कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो हमारी जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कोई भी चीज अगर बनती है ना, किसी भी चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें 3 तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो कॉस्ट है ही 3 तरह के कॉस्ट है। वो 3 तरह के कॉस्ट क्या है? पहली है मटेरियल, दूसरी है लेबर और तीसरी है अदर एक्सपेंस। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है इन तीनों को ऐड करके बनती है। मटेरियल पे कितना खर्चा आया, लेबर पे कितना खर्चा आया और अदर एक्सपेंस कितने, ठीक है। अब इनके अंदर जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हमें 2 तरह का मटेरियल मिलता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। लेबर की बात करते हैं तो 2 तरह की लेबर हमें मिलती है, डायरेक्ट और कौन सी, इनडायरेक्ट। और अदर एक्सपेंस की बात करते हैं तो ये भी 2 तरह की, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले भी समझ लेते हैं कि मटेरियल में डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। देखिए, कोई प्रोडक्ट बनता है ना जब, तो वो चीज जो उस प्रोडक्ट में जो चीज बनाई है हमने, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको इजीली क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, वो डायरेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, एक शर्ट जो होती है, शर्ट जो मैंने जैकेट पहनी है, किसकी बनी हुई है, किसकी बनी है, कपड़े की, है ना। शर्ट किसकी बनती है, अच्छा, शर्ट को अगर मैं बोलूं भाई शर्ट किसकी बनी, आपने बोला कपड़े की। उस शर्ट के अंदर बटन भी होते हैं, तो कभी आप बोलते हो शर्ट बटन की बनी है। तो जो उसका डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो बटन ही, हालांकि वो भी शर्ट के साथ लगा हुआ है, उसका भी एक रोल है, लेकिन जो उसका डायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा ना, वो क्या माना जाएगा, कपड़ा। और बटन को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यानी ऐसा मटेरियल जिसकी फिनिश प्रोडक्ट में वैल्यू बहुत कम है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। बात समझ आ गई। अच्छा, अभी आप जिस डेस्क पे बैठे हो, लकड़ी का बना है और लोहा है, ये आ गया इसका डायरेक्ट। इसमें जो नट लगे हुए हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट। बात समझ आ गई। आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, इसके अंदर सॉफ्ट वगैरह सब लगा हुआ है, वो डायरेक्ट है, लेकिन इसके अंदर कुछ पेचेस लगे होंगे, है ना, वो क्या है, इनडायरेक्ट। तो मटेरियल एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर भी 2 तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, एक बिल्डिंग बन रही है ना, उसमें आप देखते हो एक लेबर काम कर रही है, वो दीवार चढ़ा रहा है, मिस्त्री वगैरह, है ना, कोई सीमेंट वगैरह मिक्स कर रहा है, ये सब। और एक हमने सुपरवाइजर रखा हुआ, भाई तुम्हारा काम है इनको देखना। अब डायरेक्ट कौन सा हो गया, जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो दीवार खड़ी कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट कौन सा हो गया, वो सुपरवाइजर, उसका काम डायरेक्ट प्रोडक्शन का नहीं है, उसका काम है सिर्फ सुपरवाइज करना, वो कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है। इसी तरह अदर एक्सपेंस, कुछ और एक्सपेंस भी होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, मशीन चलती है, मशीन के अंदर क्या पड़ता है, लुब्रिकेंट्स पड़ते हैं, है ना, वो डायरेक्ट है। और कुछ ऐसे एक्सपेंस जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं, वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट। अब जितने भी डायरेक्ट पार्ट है, ये वाला डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट, यहां से ये डायरेक्ट, यहां से ये डायरेक्ट, इन सबको जब मैं टोटल करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, आज हमने पढ़ा ना, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। बात कर ली हमने डायरेक्ट की। अब बाकी बचे कौन से, इनडायरेक्ट। ये वाला इनडायरेक्ट, ये वाला इनडायरेक्ट और ये वाला इनडायरेक्ट, ये हम टोटल करते तो इनको बनता है, ये बनते हैं हमारे क्या, ओवरहेड्स। क्या बनते हैं, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं। देयर इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, देयर इज सेलिंग ओवरहेड्स, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनके बारे में हम बात करेंगे। इतना समझ आ गया आपको। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 एलिमेंट आ गए, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। फर्दर डिवाइड हो जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में।
डायरेक्ट वालों को सबको टोटल कर लो तो बन जाती है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट वालों को टोटल कर लो तो बन जाती है ओवरहेड्स। और अलग अलग तरह के ओवरहेड्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बोलो क्लियर यहां तक, कोई डाउट नहीं है? चलिए चलिए ये आ गया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। द थ्री प्राइमरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग आर, क्या क्या था? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल में सबसे पहले हमने बात की डायरेक्ट मटेरियल की। दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट, यानी जिसकी प्रोडक्ट में पहचान हो जाए। जैसे हमने शर्ट की बात की, भाई कपड़े से बनी, डेस्क लकड़ी से बना। तो those material which can be identified in the product and can be easily measured and directly charged to the product. Example, timber in furniture making, लकड़ी फर्नीचर बनाने में, cloth in dress making and bricks in building a house. अगर हमने मकान बनाया तो उसकी पहचान बिल्डिंग जो ब्रिक्स हैं वो उसका मेन मटेरियल, तो इनको हम कहेंगे क्या? डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद आगे डायरेक्ट लेबर क्या है? वेजेस एंड सैलरीज पेड टू वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और परफॉर्मिंग ए सर्विस, यानी वो वेजेस या सैलरीज जो उन लोगों को दी जाती हैं जो सीधा प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जो सीधा प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको जो वेजेस या सैलरीज दी गई वो हमारी किस में आती हैं? डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। मैंने क्या कहा था? जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जब हमने उनका टोटल कर लिया वो क्या बन गया? ओवरहेड्स। So the total of indirect material, indirect labor and other indirect expenses are called overheads. उनको क्या बोलेंगे? overheads. अब overheads कितने तरह के? The main groups into which overheads may be subdivided. कितनी तरह के overheads? पहला आ गया मैन्युफैक्चरिंग overheads, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन overheads, तीसरा है सेलिंग और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार मैं थोड़ा सा पहले इसको ऐसे बता देता हूँ फिर आगे रीड करेंगे। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग overheads। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है, पहला ओवरहेड्स आ गया फैक्ट्री। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की सैलरी और जितने भी ऑफिस से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं वो सारे किस में आएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। देन आता है सेलिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन की सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, डिस्काउंट देना है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? भाई प्रोडक्ट बन के तैयार है, कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, वो किस में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे आप आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना अमेजॉन से, तो जब आपका घर पे दे के गया ना, उसका कौन सा खर्चा आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसको आप तक पहुंचाना है, उसको पहुंचाने में भी जो खर्चा आया बिजनेस को, उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अब इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात की किसकी? फैक्ट्री के खर्चों की, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स। तीनों का एक ही मतलब। इट इज द सम of all the indirect costs which are incurred while manufacturing a product। मैंने क्या कहा था? फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है और उसको तैयार करने में फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट which are incurred while manufacturing a product. It includes wages of indirect workers, indirect material such as lubricant and other factory supplies। तो जैसे मैंने कहा ये जो ओवरहेड्स है ना, ये सब के सब किसके बने हुए हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो इसके अंदर इनडायरेक्ट वेजेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट वर्कर्स की, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाता है। जैसे मैंने बता दिया ना इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट का वो हिस्सा जिसको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, जैसे लुब्रिकेंट आ सकता है या अदर फैक्ट्री सप्लाईज आ सकती है। तो ये आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर जो खर्चे आए, इनको डिटेल में पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा कल करेंगे, कॉस्ट में पढ़ोगे। ठीक है। देन उसके बाद मैंने कहा ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस।
Administrative overheads are those costs which is not involved in the development of production or selling and distribution. यानी ये वो कॉस्ट है जिसका डेवलपमेंट से या प्रोडक्शन से कह सकते हैं, सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. इट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म. यानी ऑफिस को, बिजनेस को चलाने के लिए फैक्ट्री वर्क्स को छोड़कर, सेलिंग को छोड़कर, डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर, इन सबको छोड़कर आप कह सकते हो कि ऑफिस के एक्सपेंस. हमारा ऑफिस है, वहां एम्प्लॉइज बैठे हैं, उनका जो खर्च है. तो खर्चों में क्या आ गया? जनरल ऑफिस एक्सपेंस आ गए, प्रिंटिंग आ गया, स्टेशनरी आ गया, रेंट आ गया, लीगल एक्सपेंस आ गए. ये सारे कौन से एक्सपेंस में आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो याद रखो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आएगा. एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा आएगा? ऑफिस से. देन नेक्स्ट इज सेलिंग, बेचने का खर्चा. अब बेचने के लिए हम कमीशन देते हैं सेल्समैन को सैलरी देते हैं, है ना. तो सेलिंग ओवरहेड्स आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रमोटिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर. सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हमारा सेलिंग ओवरहेड्स है. फॉर एग्जांपल, सेल्समैन की सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, शोरूम के एक्सपेंस आ गए, एडवर्टाइजमेंट आ गई, एटसेट्रा. तो जो प्रोडक्ट बेचने का खर्चा आएगा उसमें सेल्समैन की आप सैलरी ले लो, सेल्समैन की कमीशन ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, शोरूम के खर्चे ले लो, वो सारे हमारे कौन से होंगे? सेलिंग ओवरहेड्स. देन नेक्स्ट इज लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो क्या बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में? कि प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने का खर्चा, जब प्रोडक्ट बन के तैयार है आपको पहुंचाने का खर्चा. So the indirect cost incurred from the moment a finished product is ready for dispatch until it reaches the final consumer. यानी प्रोडक्ट रेडी है तैयार होने के लिए, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाता तब तक का जो खर्चा है वो किसमें आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में. एग्जांपल्स आर वेयर हाउसिंग चार्जेस, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन. ये सब किसके खर्चे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के. और इन सब खर्चों को जोड़ दो, राइट फ्रॉम मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स और उसके अंदर ये बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब खर्चों को जोड़ दो तो बनती है आपके जाके क्या? टोटल कॉस्ट. क्लियर हो गया? चलिए, उसको कहते हैं कॉस्ट. देन कुछ अलग अलग तरह की कॉस्ट, जिसके अंदर पहली कॉस्ट तो हम पहले से पढ़ चुके हैं. कॉस्ट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस. यानी जो हम रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं, पैसा देके कोई चीज खरीदते हैं, वो हमारे लिए क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉस्ट. एक्सपेंस क्या है? अब देखो, कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या? हाँ, कॉस्ट और एक्सपेंस में कोई फर्क बता सकता है क्या? नहीं बता सकता? हाँ, बनाने की कॉस्ट, जो मर्जी बोलो, इस बंदे में एक टैलेंट है, बोलता जरूर है, चाहे हो पता, लेकिन अच्छी बात है यार, कुछ ना कुछ तो चलो. हाँ, खर्चा देखो, जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ये मेरी क्या थी? कॉस्ट. अब इस रॉ मटेरियल को मैंने क्या करना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो अब जो वेजेस वगैरह मैं पे करूंगा वो क्या हो गया? एक्सपेंस. समझ आ गई? तो चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम खर्चा करेंगे वो एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस आर कॉस्ट which have been consumed to generate revenue. रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम खर्चा करेंगे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. एक्सपेंस इज एन अमाउंट पेड रेगुलरली टुवर्ड्स ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस. एग्जांपल के तौर पे सैलरी रेंट, यानी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रेगुलर खर्चा करने के लिए जो हम पेमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस. क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट इज लॉस. क्या फर्क है एक्सपेंस और लॉस में? एक्सपेंस तो प्री प्लान्ड होते हैं, सैलरी देनी है, हमें पता है ये देनी है ना. लेकिन लॉस क्या होते हैं? क्या प्री प्लान्ड होते हैं? नहीं. तो एक्सपेंस हमारे बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, लॉस हमारा अनएक्सपेक्टेड होता है, जो कि हमारी सिर्फ इक्विटी को क्या कर देता है? कम कर देता है. इट रिप्रेजेंट डिमिनिशन इन द ओनरशिप इक्विटीज अदर देन फ्रॉम विड्रॉल ऑफ कैपिटल. यानी डिमिनिशन मतलब आपकी कैपिटल को क्या कर देता है? कम कर देता है. उसमें पढ़ा था ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो वही है कि आपकी कैपिटल को कम कर देता है. यानी इसका कोई रोल नहीं होता बिजनेस को ऑपरेट करने में. ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट सेंटर. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? पहले मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं. कॉस्ट सेंटर, देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. अभी जैसे हमने बात की, देयर इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, है ना, एक HR होता है ना.
तो हर डिपार्टमेंट की एक कॉस्ट होती है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट की, अभी मैं प्रोडक्शन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, जैसे एचआर डिपार्टमेंट है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेने देना नहीं है। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसका प्रोडक्शन से कोई लेने देना नहीं है, उनका काम प्लानिंग व्लानिंग ये सब करना है, जैसे एचआर है या और डिपार्टमेंट जिनका कोई प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब उस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट होती है। मान लो एक मेरा एचआर डिपार्टमेंट है जिसका काम है इंप्लॉइज लाना, है ना, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी कुछ खर्चा होगा। वो उस डिपार्टमेंट में जो खर्चा आया टोटल, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। यानी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो खर्चा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर। ए कॉस्ट सेंटर इज ए डिपार्टमेंट और फंक्शन विद इन द कंपनी दैट इनकर्स एक्सपेंस, जिसके ऊपर हम खर्चा करते हैं बट डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस रेवेन्यू और प्रॉफिट, लेकिन जिसका काम क्या है, प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रोड्यूस करना नहीं है, है ना। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल कॉस्ट। इसको किस लिए यूज किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बजट को ट्रैक करने के लिए, बाय हेल्पिंग मैनेजमेंट एनालाइजिंग एक्सपेंडिचर पैटर्न एंड इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये इनका काम है, कॉस्ट कंट्रोल करना, बजट को एनालाइज करना, ताकि हम अपने खर्चों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सके। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट क्या, पहले वो समझ लो, उसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, है ना, तो आप कहीं गए ईंट लेने के लिए। अब ईंट का रेट वो आपको एक ईंट का बताएगा या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में बताएगा, 1000-2000 ईंट की इतनी है, एक का भाई बल्क में बताते हैं। वो कहते हैं कि एक गाड़ी इतने में, एक गाड़ी में 2000 ईंटें इतने की पड़ेगी। अब कभी ठीक, अभी गए नहीं हो ना कभी, वो ईंट के भट्टे होते हैं ना, वहां जाना कभी, वो एक ईंट नहीं बताएंगे कि भाई गाड़ी इतने की पड़ेगी और एक गाड़ी में 2000 ईंटें आएंगी, ऐसा बोलते हैं वो लोग। वो एक नहीं बोलते एक ईंट 8 रुपए की, उसको थोड़ी पता है आप एक ईंट लेने आए हो। आप गए हो तो कम से कम 1000-2000 ईंटें तो खरीदोगे, है ना, आलू खरीदने थोड़ी गए हो कि 1 किलो लेने हैं, है ना। तो वो बोलेगा भाई एक गाड़ी आपकी 20,000 की, और आप देखोगे हाँ एक गाड़ी 20,000 की, कितनी उसमें ईंटें आती है जी, उसमें 1000 ईंटें आती है, 1500 ईंटें आती है, जितनी भी आती है, तो वो बल्क में बताएगा, है ना। आप फैक्ट्रीज में, आपकी फैक्ट्री चलती है, उसमें कोल यूज होता है, कोल लेने गए तो क्या बोलोगे, किलो कोल देना, वहां पे भी किसके हिसाब से होगा, टन्स के हिसाब से होगा। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब कि किसी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी नहीं, यानी बल्क का रेट बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट। तो क्या है कॉस्ट यूनिट, द कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज द मेजरेबल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज with which the cost is associated. Example, in case of bricklayer the unit should not be each brick but 1000 bricks हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, टन in case of coal। तो जहां पर बल्क में आता है वहां पर हम एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं लेते, यानी 1000-2000 चीजों का एक यूनिट बनाते हैं। भाई 1000 ये ईंटें हैं, इसका क्या बन गया, एक यूनिट, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट यूनिट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट इज कॉस्ट यूनिट। हाँ, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं फिक्स कॉस्ट के बारे में, थोड़ा सा फिर से रीड कर देता हूं। क्या है फिक्स कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, है ना, जो सेम रहती है। हाँ चेंज हो सकती है, अगर आपको प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है अपना, तो आपको हो सकता है एक फैक्ट्री और रेंट पे लेनी पड़े, चेंज होती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, बट जनरली फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं होती। आप प्रोडक्शन बढ़ा लो या कम कर लो, सेम रहेगी। जैसे मैंने कहा था फैक्ट्री का रेंट है, आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, जितनी मर्जी करो, रेंट तो फिक्स्ड है, उतना तो देना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दोस कॉस्ट व्हिच रिमेन फिक्स्ड इन टोटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट, जो टोटल में सेम रहेंगे, आउटपुट चाहे कितना भी हो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। जो पर यूनिट कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट, ये हमेशा मैंने आपको क्या कहा था, चेंज होती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मान लो किसी फैक्ट्री का रेंट था, एक फैक्ट्री का रेंट था 10,000 रुपए, ठीक है, और आप 1000 यूनिट उसमें बनाते थे। तो अगर आप यूनिट वाइज देखें, कितने यूनिट बनाते थे, 1000। अगर आप यूनिट वाइज देखें तो आपको
वो कॉस्ट कितनी मिलती थी? 10 रुपए पर यूनिट। अब रेंट तो मैंने कहा फिक्स्ड है, बराबर, रेंट तो फिक्स है, रेंट वही 10,000 है, लेकिन आपने अब बनाना शुरू कर दिया 2000 यूनिट। मुझे बताओ अब आपकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी? तो पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? इसका मतलब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन घटेगी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? क्लियर हो गया? तो टोटल में ये सेम रही, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जो है ये बढ़ेगी भी और घटेगी भी। जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी ये घट जाएगी, प्रोडक्शन घटेगी तो बढ़ जाएगी, ठीक है? वो हो गई फिक्स कॉस्ट। देन वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट भी होता है कॉस्ट? नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं होता कॉस्ट, कॉस्ट तो खर्चा है। वेरिएबल कॉस्ट, दोस कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंजेस इन आउटपुट। अब ये जो वाली जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, ये चेंज हो जाएगी भाई। जैसे प्रोडक्शन, जैसे मटेरियल है, आपको 1 यूनिट बनाना था और मान लो 10 रुपए का मटेरियल लगता था, तो 10 रुपए का ही लगा। अब आपको 2 यूनिट बनाने हैं, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 10, कितना लग जाएगा? तो जैसे जैसे क्वांटिटी 1 से 2 हुई, 2 से 3, 3 से 4, वैसे वैसे ये क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्या रही? इसमें कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई थी? चेंज। इसमें क्या रही? लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट अलग है, इसमें टोटल कॉस्ट क्या रही थी? सेम। बात समझ आ गई? तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका सीधा लिंक प्रोडक्शन से है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन घटेगी तो घट जाएगी, जैसे मटेरियल या लेबर। दोस कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, आउटपुट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी। द कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम इन दिस टाइप ऑफ कॉस्ट बट टोटल कॉस्ट चेंजेस। इसमें कहता है कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? सेम, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, सिंपल याद रखो, जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ते और घटते रहते हैं, ठीक है? तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल। इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। कुछ पोर्शन तो फिक्स्ड है और कुछ क्या है? वेरिएबल। एग्जांपल दी थी मैंने, टेलीफोन रेंट, बिजली का बिल, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट आता है और कुछ यूनिट के हिसाब से। तो ऐसे कॉस्ट जिसका कुछ पार्ट फिक्स रहेगा और कुछ वेरिएबल, दोस कॉस्ट व्हिच आर पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल आर कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल्स आर टेलीफोन रेंट, डिप्रिसिएशन, रिपेयर, ये सब। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए, हिस्टोरिकल का मतलब ही हिस्ट्री है, यानी ये वो कॉस्ट है जो पास्ट में हम कर चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है? ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में हम कर चुके हैं। Those costs which are ascertained after being incurred are called historical costs. खर्चा करने के बाद। Such costs are available only when the production of a particular thing has already been done. ये कॉस्ट तभी अवेलेबल रहती है जब हमने प्रोडक्शन कर ली। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरी खरीदी थी, पास में खरीदी है, अब हम क्या कर रहे हैं? उससे काम ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन होने के बाद हमें समझ आता है हाँ, वो जो मशीनरी हमने खरीदी थी उसकी डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर हमें डालनी है अभी। Such costs are only are of historical value and not at all helpful for cost control purpose. अब इसको ऐसी जो कॉस्ट हम कर चुके हैं उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? जो फ्यूचर में हमें करनी है, लेकिन जो पास्ट में हो चुकी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। देन मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको क्या कहा था? बड़ी तरह के कॉस्ट हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। सो व्हाट इज मार्जिन? द टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जितनी वेरिएबल कॉस्ट उसका टोटल कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज प्राइम कॉस्ट। अभी बताया था ना मैंने वो चार्ट बना के कि प्राइम कॉस्ट कैसे बनी, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, और इसके अंदर जितने भी वेरिएबल मतलब जो डायरेक्ट है, जो चेंज होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आर इग्नोर्ड एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिए जाते हैं फॉर डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो अगर हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालनी है, या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालनी है और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें से जो फिक्स कॉस्ट है उसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। देन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ
पॉकेट कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो आपने कैश में किया। आपको पता है दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है नॉन कैश। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपने कैश पेमेंट में की है। दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर्स दैट इज गिव्स राइज टू कैश पेमेंट, कैश एक्सपेंडिचर, यानी जो आउटसाइडर्स को पेमेंट की जाती है जिससे हमारे कैश खर्चे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एज अगेंस्ट टू सच कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, कैश खर्चा है नहीं। तो ऐसे खर्चे जो कैश में है उनको हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश, यानी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी कैश एक्सपेंडिचर नहीं होता। Such costs are relevant for price fixation during recession or when makes or buy decision is to be made। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें डिसीजन इमीडिएटली लेना है, हमें प्रोडक्ट अच्छे दाम पे मिल रहा है और हमें क्या करना है, कैश में खरीदना है। तो अच्छे दाम पे प्रोडक्ट कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिसेशन। और वो टाइम ये भी होता है जब हमें अपने प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ता है। रिसेशन क्या हुआ, डिमांड ही नहीं है, उस समय आउट ऑफ पॉकेट का कॉस्ट जो है वो काम आती है। तो एट द टाइम ऑफ रिसेशन इस कॉस्ट को किया जाता है, यानी ऐसा खर्चा जो आपको इमीडिएटली पे करना है क्योंकि आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर। तो उस कॉस्ट को जो आपको इमीडिएटली कैश में पेमेंट करनी है उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, या उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या है डिफरेंशियल कॉस्ट? द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखो कई बार हम अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटीज चेंज कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, प्रोडक्शन का मेथड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले मैं कम यूनिट बनाता था, अब मैं ज्यादा यूनिट बनाता हूं, मैंने मेथड चेंज कर दिया या मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। यानी आपके जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी अगर चेंजेस आती है, चाहे तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करते हो, चाहे तो अपना मेथड चेंज कर लेते हो, चाहे पैटर्न चेंज कर लेते हो, कुछ भी चेंज करो, उसमें जो डिफरेंस आएगा, जो पहले आप करते थे और जो अब कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। यानी आप अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हो और चेंज करने के बाद जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस किस चीज को लेकर, जो पहले आप किया करते थे जो अब आप कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट। मान लो पहले आप जो खर्चा किया करते थे, जो आपका पहला मेथड ऑफ प्रोडक्शन था, उसमें आपका खर्चा 1 लाख हुआ करता था। ठीक है, अब खर्चा हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। मान लो बढ़ गया, आपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर लिया, मान लो उससे खर्चा बढ़ेगा ही ना, प्रोडक्शन बढ़ोगे खर्चा बढ़ेगा। अब कितना खर्च डिफरेंस दिख रहा है आपको, 10,000 का, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट। द चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में चेंज हुई क्यों, ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। इफ द चेंजेस इंक्रीजेस द कॉस्ट, अगर हाँ इसमें अगर जो हमारी चेंज है अगर वो कॉस्ट को क्या कर देती है, इंक्रीज, इट विल बी कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और इफ देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट, द डिफरेंस इज नोन एज डिक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये याद रखना, इंक्रीज को क्या कहेंगे, इंक्रीमेंटल, और डिक्रीज को डिक्रीमेंटल कॉस्ट हम बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्या हो गया, अच्छा कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन कॉस्ट। क्या है कन्वर्जन कॉस्ट? सपोज करो मैंने मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल, मैं लिख भी रहा हूं, क्या खरीदा मैंने, इसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 800 रुपए की। उसके बाद लेबर थी, डायरेक्ट लेबर, वो मुझे पड़ी 100 रुपए की, और उसके बाद अदर एक्सपेंस मुझे पड़े, वही एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, वो भी 100 रुपए के पड़े। बताओ जी मेरी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कोई बता सकता है? 800, 100, इसमें 200 कर लेते हैं यार, 800, 100, 200 या टोटल, कोई बता सकता है कि मेरी कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? अब मैंने रॉ मटेरियल बनाना है, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब आप रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट में, उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो बताओ जी मेरी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, कितनी, मतलब आपने टोटल कर लिया, और मुझे यही उम्मीद थी आप टोटल करोगे। रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता, वो तो हम खरीद चुके हैं, अब इसको कन्वर्ट करना है, ये तो खरीद चुके हैं, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 300, ये है कन्वर्जन कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल उसके अंदर नहीं आता। सो कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट वेजेस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोला मैंने, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू नेक्स्ट, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस या अदर ओवरहेड्स आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आता, क्योंकि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्जन की कॉस्ट अभी आ रही है 300 रुपए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट देखो, ऐसी कॉस्ट, संक का मतलब क्या है, यानी ऐसी कॉस्ट जो आप कर चुके हो जिसका आगे कोई मतलब अब है नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने प्लांट खरीदा था कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लो आपने डिसीजन लिया, यार वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे तो कोई फायदा है नहीं हमें, तो बनाना बंद कर देंगे, तो अल्टीमेटली प्लांट को क्या करोगे, बंद कर दोगे, है ना। उसमें पैसा तो खर्च हो चुका था, आगे आपके काम आएगा वो नहीं। संक कॉस्ट ऐसी होती है, एक तो जो इरिकवरेबल है, वापिस नहीं होगी आपका पैसा वो, और दूसरा फ्यूचर में उसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं। अब जो प्लांट हमने बंदी कर दिया, ताला लगा दिया, बताओ उसका फ्यूचर में कोई है, कोई हमें बेनिफिट है? तो ऐसी कॉस्ट जो आप कर चुके हो, नंबर वन, जो इरिकवरेबल, अब आप उसको वापस नहीं ले सकते और इसका फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम, कभी हुआ कि आप मूवी देखने गए हो, टिकट ली लेकिन मूवी देखने गए नहीं, है? तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे आपने कहीं जाना था, प्लेन से टिकट ले ली लेकिन गए नहीं, तो ऐसी कॉस्ट जो आप खर्चा कर चुके हो, बेनिफिट तो आपको मिला नहीं और फ्यूचर में भी उसका कोई बेनिफिट है नहीं, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, संक कॉस्ट, ठीक है। सो ए संक कॉस्ट इज एन इरिकवरेबल कॉस्ट एंड इज कॉज्ड बाय कंप्लीट अबैंडनमेंट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को बंदी कर दिया। सच कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी आता है, विच आर इनकर्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में हमने इनकर की थी, एंड आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब फ्यूचर में उसका कोई हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसका कोई भी रोल उसके अंदर नहीं आएगा। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम इंक्रीज कर ले डिक्रीज कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट ही बंद है तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। दस एक्सपेंडिचर विच हैज टेकन प्लेस एंड इज इरिकवरेबल इन दस नहीं, दिस है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमने कर लिए हैं लेकिन अब वो क्या है, इरिकवरेबल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक प्लांट की, या मैंने एग्जांपल दी सोशल लाइफ में कि आपने एक टिकट खरीदी लेकिन आपने फिल्म नहीं देखी, तो आपकी कौन सी कॉस्ट है, संक कॉस्ट, है ना। फ्यूचर में भी उसका कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए, इंप्यूटेड और नोशनल कॉस्ट। अब नोशनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रुकाया, मार्जिनल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट का एक टेबल बनाकर। तो अभी एक टॉपिक आना है कॉस्ट शीट, उसके अंदर पूरा प्रॉपर कॉस्ट शीट बनेगी अकॉर्डिंग टू कौन सी मार्जिनल है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है, तो वहां पर आपको टेबल भी मिल जाएगा। ठीक है जी। शुभम कुमार, एक बार क्विक रिवीजन करवा दो। क्विक रिवीजन तो करवा दूंगा बेटा, ये भी लिखो कि आज की या जितना पहला करवाया है वो सबकी। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम, नोशनल कॉस्ट। क्या है नोशनल कॉस्ट? नोशनल कॉस्ट का मतलब, नोशनल मतलब अज्यूम्ड, यानी आपने किया नहीं है खर्चा लेकिन कॉस्ट आप मान सकते हो उसको। क्या कॉस्ट मान सकता हूं? मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे पास एक बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है। अब उस बिल्डिंग को मैं रेंट पे दे सकता हूं, लेकिन क्या किया मैंने, रेंट पे नहीं दिया। तो मैं ये कह सकता हूं यार इससे तो मैं 1000 रुपया रेंट ले सकता था, 2000 रेंट ले सकता था। तो वो मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई? नोशनल। कि अगर मैंने वो बिल्डिंग रेंट नहीं लिया तो नोशनल कॉस्ट। आप इसको ऐसा समझ लो वो कि बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, उससे मैं कोई फायदा ले सकता हूं लेकिन मैंने फायदा नहीं लिया, खुद के लिए यूज कर लिया। तो वो जो मैं फायदा ले सकता था ना, वो मेरी क्या है, नोशनल कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। इसी से रिलेटेड एक और कॉस्ट अभी आगे आएगी, बट पहले इसको पढ़ ले। नोशनल कॉस्ट मींस द कॉस्ट विच इज नॉट इनकर्ड। अब इनकर तो नहीं किया मैंने, है ना, मतलब मैं ले सकता था किराया,
एंड विच इन्वॉल्व नो कैश आउटले, इससे कुछ कैश भी मेरा गया नहीं, मैंने कहा मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी है तो वो तो पहले से पड़ी है, बट इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, हाँ ये डिसीजन मेकिंग में यूजफुल हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू ओनर और रेंट ऑफ बिल्डिंग ओन्ड बाय ओनर इज एन एग्जांपल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा है ना, वो अकॉर्डिंग में पढ़ा था। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी ओनर को दिया नहीं जाता है ना, लेकिन वो क्या है, एक नोशनल कॉस्ट है, दिया नहीं है लेकिन हो सकता है देना पड़ जाए, नोशनल कॉस्ट है। या फिर रेंट ऑफ बिल्डिंग, अब मेरी बिल्डिंग है, उसका रेंट जो है मैं नहीं ले रहा, तो मेरी क्या हो गई, नोशनल कॉस्ट। तो ऐसी कोई कॉस्ट जो आपने खर्चा किया नहीं, आपका कैश गया नहीं, लेकिन आपकी कॉस्ट बन सकती थी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, नोशनल कॉस्ट। इसी से रिलेटेड एक कॉस्ट और आएगी, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहां गई? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी यानी मौका, है ना। अब कोई आपको बोले कि यार एक मूवी देखनी है या एक कोई शो है, किसका शो पसंद करते हो? सत्येंद्र सरताज? हाँ किसका? करण औजला? नहीं यार, या अरिजीत, मुझे दो पर्सनली ये पसंद है। तो खैर मेरे पास एक ऑप्शन थी, या तो मैं अरिजीत का शो देख लूं लाइव शो, या मैं मूवी देखने चला जाऊं। अब इसमें से मैं कौन सी चुनूंगा जो बेस्ट मुझे लगेगा? मुझे लगा यार अरिजीत बेस्ट है, मैं उसका शो देखता हूं लाइव। अब जो मैंने छोड़ दिया कि मैं मूवी देखने नहीं गया, वो मेरी क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, दो मौके हैं, एक बेस्ट है और एक उससे थोड़ा कम बेस्ट है, आप कौन सा चूज करोगे? बेस्ट। तो आपको बोलोगे इस बेस्ट के लिए मैंने कौन सी कॉस्ट छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी जो उससे थोड़ी कम बेस्ट थी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे एक ऑफर और मिली थी, भाई मेरे यहां पढ़ा लो, महीने का 10,000 रुपया देंगे, यहां मुझे कहा नहीं सर आपको 15 देंगे, तो मैंने ये कॉस्ट ले ली, मैंने कहा ये तो फायदेमंद है। अब जो मैंने छोड़ दी है ना, वो भी मेरी क्या थी, अपॉर्चुनिटी, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आपको मौका मिलता है कि दो हैं, आपको एक चूज करनी है, जो आपने बेस्ट चूज कर ली वो तो आप हो ही, लेकिन जो आपने छोड़ दी सेकंड बेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ए, पोटेंशियल बेनिफिट यानी हो सकता था ऑफ ए पर्सन, इन्वेस्टर और बिजनेस मिस्ड आउट व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेट ओवर अनदर। कोई डाउट? यार ये बंद हो गया। चलिए चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज व्हिच कैन बी एलिमिनेटेड इफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट विद व्हिच दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड। अब देखो अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां से मुझे कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, लेकिन वहां की सैलरी वगैरह सब, रेंट वेंट सब जा रहा है, तो क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। मान लो एक जगह ली थी मैंने किराए पे, ठीक है, लेकिन वहां काम चला नहीं, तो उस जगह का रेंट जा रहा है, तो क्या करूंगा, वेकेट कर दूंगा, भाई मुझे रेंट नहीं भरना। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, यानी ऐसी कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ द क्लर्क एम्प्लॉयड इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन बी एलिमिनेटेड इफ द डिपार्टमेंट इज डिसकंटिन्यूड। अगर मैं डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया, बंदी कर दिया, तो उसकी सैलरी भी हम एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है। देन नेक्स्ट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। That cost which will not be eliminated with the discontinuation of a product or department, for example salary of factory manager, factory rent। अच्छा मुझे बताओ, हमने एक डिपार्टमेंट चलो बंद कर दिया, डिपार्टमेंट का मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट, ना कि पूरा बिजनेस। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मान लो हमारा सीजनल प्रोडक्ट बनता है। अब सीजनल प्रोडक्ट आपको पता है डिमांड सीजन में ही होगी, कई बार तो बिल्कुल डिमांड नहीं होती, बनाते ही नहीं है, तो क्या फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ खर्चा तो चलता रहता है ना, फिक्स रेंट जो है। तो ऐसी कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल है, यानी आपको, आप काम उस चीज से लो ना लो, आपको देनी पड़ेगी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हमें पे करना ही करना है। वो जैसे आप देखते हो ना कि जब कोई हम शर्ट बनाता है, कोई टेलर, वो कपड़ा कटता है ना, वो कॉस्ट कौन सी है, अनअवॉइडेबल, भाई वो तो कटेगा ही। हाँ, थान का थान जल गया, वो अवॉइडेबल थी,
आपको सही प्रिकॉशन से रखना चाहिए था। आग वाग लगी तो कुछ आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से लगी है। तो ऐसी कॉस्ट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते वो हो गई अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको आपको पे करना ही करना है। तो मैंने बता दिया, उसमें रेंट वगैरह ये आ गया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अभी हमने पढ़ा था आज इसके बारे में, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट उसी को कहते हैं। ऐसी कॉस्ट जो आपको कैश में पे करनी है, जो आपको इमीडिएटली जिनकी पेमेंट कैश में करनी है वो एक्सप्लिसिट, और एक और कॉस्ट आएगी इम्प्लिसिट, इसका उलट, जिनकी पेमेंट आपको कैश में नहीं करनी उनको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। डू नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश आर नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल ऑफ सच कॉस्ट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए जी, थैंक गॉड खत्म हुआ, मेरा मुंह सूख गया था। तो आज का यहीं तक था। कल हम करेंगे एक टॉपिक, थोड़े से एमसीक्यूज। कल क्या है, सैटरडे, कल छुट्टी है। मंडे से आपकी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। आधा घंटा हम पुराने एमसीक्यूज करेंगे और बाकी 1 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, ये जो भी रेगुलर चल रहा है। और मंडे का टॉपिक रहेगा आपका कॉस्ट शीट। जी, उसका एज सच अकाउंटिंग में कोई रोल है नहीं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं ये मौका था भाई, हमें 2 मौके मिले, इसमें एक था, उसका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं है। उसको हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सिर्फ। चलिए, तो मंडे से आपकी 1.5 घंटे की क्लास, पहला आधा घंटा आपकी रिवीजन, एमसीक्यू सिर्फ, और बाकी 1 घंटा हम पढ़ेंगे नॉर्मल अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। कोशिश करूंगा 2-3 या 3-4 दिन में समेटने की, देन फिर टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।